जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन जो टॉपिक है, इसी का कंटिन्यूएशन मैं वीडियो लेक्चर में आपको कर रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं थ्योरेटिकल चैप्टर है, इकोलॉजी पूरी यूनिट ही थ्योरेटिकल है। हाँ, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसमें जो डेटा जो इसके जो फैक्ट्स दिए हैं वो कॉन्सेप्चुअली अगर आप जाएंगे समझने में, तो आपको वो थ्योरी भी इंटरेस्टिंग लगेगी। और इंटरेस्टिंग अगर लगेगी तो आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में और नीट के एग्जामिनेशन तक एटलीस्ट इसको रिटेन कर सकेंगे। तो सिर्फ फैक्ट को रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप रटेंगे तो शायद मुझे लगता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिख के चले आए, नीट तक लिख के चले आए, लेकिन फिर इसको लाइफ में और कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये पहला रहता है कि ये चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझें। और कल भी मैंने इसके लिए बताया था कि अगर आपको इकोलॉजी पढ़नी है, ये यूनिट को समझना है, तो ये जो इकोलॉजी होती है ज्योग्राफी और बायो का कॉम्बो है। तो आपको इस कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। और उसके लिए देखिए मैंने कुछ माइंड मैप, कुछ फ्लो चार्ट, अर्थ का एक डायग्राम बना रखा है, जिससे आपको अर्थ के जो लैटिट्यूडनल पोजीशनिंग होती है, जो ग्रेडियंट है, जो इसके ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है, उसके बेसिस को लेके अगर आप आगे जाएंगे तो आपको इकोलॉजी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और उसी पे बेस ये चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। तो साइंटिफिक एनालिसिस है एक्चुअली, रटिफिकेशन से हट के, है ना। तो जरा देखिए इस चैप्टर में क्या क्या कह रहा है। फर्स्ट पेज पे अगर मैं जाऊं, तो फर्स्ट पेज पे अगर जिन बच्चों ने इकोलॉजी यूनिट पहले नहीं पढ़ी है, वो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो उनके लिए पहले बता दूं कि एक साइंटिस्ट का नाम स्टार्टिंग में है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। देन उसके बाद इस बायोडाइवर्सिटी नाम के चैप्टर के फर्स्ट पेज पर एक साइंटिस्ट का नेम है, नाम है सर एडवर्ड विल्सन, जिनके बारे में लिखा गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी जो आपका टर्म है उसको पॉपुलराइज किया, टर्म कॉइन नहीं किया। वहां पे लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया, उसको डिस्क्राइब किया एक लार्ज स्केल पे, किस साइंटिस्ट ने? सर एडवर्ड विल्सन। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले तक प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में एक और नाम पूछा जाता था, नाम है वॉल्टन जी रोजन। और हो सकता है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लाइक पंतनगर के, लाइक सीयूईटी, या जो आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप देंगे, वहां पे एक और नाम होगा वॉल्टन जी रोजन, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी के टर्म को कॉइन किया था। तो दो साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, अंदर और साइंटिस्ट के नेम आएंगे। तो फर्स्ट पेज पे एक इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें कुछ आपके अर्थ की फैसिनेटिंग बायोडाइवर्सिटी की, अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी की बातें की गई हैं। और वो आप सबको पता है कि अर्थ में हर जगह जो बायोडाइवर्सिटी है उसका रेशियो एक जैसा नहीं है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी मतलब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के नंबर है, नंबर पे बेस नहीं होती बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी पे बेस्ड है, कि ऑर्गेनिज्म की, यानी कि प्लांट्स की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, इन एल्गी, इन सब की तरह तरह की वैरायटी अर्थ पे है। इसी को हम क्या बुलाते हैं? लिविंग की वैरायटी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? अब इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो फर्स्ट पेज पे लिखे हैं, वो मैंने यहाँ ऊपर मेंशन कर रखे हैं। जैसे आपके अर्थ में ऐसा एक एस्टिमेशन है कि 20,000 स्पीशीज एंट्स की है, चींटियों की है, लगभग 20,000 स्पीशीज ही ऑर्किड्स जैसे प्लांट्स की है, लगभग 28,000 स्पीशीज फिशेस की है, ऐसा मेंशन कर रखा है फर्स्ट पेज पे। और लगभग या मोर देन 3,20,000 स्पीशीज आपके बीटल्स यानी इंसेक्ट्स की है। और इंसेक्ट्स हम वैसे ही पढ़ते हैं कि इंसेक्टा एक लार्जेस्ट क्लास में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतना ही एस्टिमेशन है। एनसीईआरटी के ये पुराने डेटा लिखे रहते हैं, नई स्पीशीज की डिस्कवरी भी होती रहती है, और पुरानी स्पीशीज एक्सटेंट भी होती रहती हैं। तो ये कोई एक स्टैटिक डेटा नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन तक ये स्टैटिक डेटा पूछा जाता है। इन डेटा में चेंजेस होते रहते हैं। हाँ, तो ये डायनामिक डेटा में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप बोर्ड के एग्जामिनेशन तक, कम से कम नीट के एग्जामिनेशन तक इसी स्टैटिक डेटा को लर्न कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए अब थोड़ी ये सब बातें हैं। उसके बाद अगर मैं जाऊं, तो जैसे मैंने कहा सर एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया, एक लार्ज स्केल पे इसको डिस्क्राइब किया वर्ल्ड वाइड, और जिससे मदद मिली आगे चल के बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई करने में। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहा होता, तो मैं बायोडाइवर्सिटी को तरह तरह से क्लासीफाई करता, जैसे अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी और गामा बायोडाइवर्सिटी। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन इस लेक्चर में एनसीईआरटी बेस्ड बातें हो रही हैं, तो एनसीईआरटी के जिस बायोडाइवर्सिटी के क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, वो है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी और
इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ 3 किस्म के बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई किया गया है। और ये तब पॉसिबल हो पाया जब सर एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी को वर्ल्ड वाइड पॉपुलराइज किया, इसको डिस्क्राइब किया लार्ज स्केल पे। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उससे आप समझिए इस चीज को। जैसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में अगर मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल, जो 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। एक एग्जाम्पल एक प्लांट है जो कि हिमालयन प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, नाम है राउवुल्फिया वोमिटोरिया, है ना। तो ये हिमालयन रेंज में मिलता है, लेकिन हिमालयन की रेंज भी अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय और इनर हिमालय। तो ये अगर अगर हम आपके हिमालय में एलिवेशन, अलग अलग एलिवेशन पे जाएंगे तो इसकी अलग अलग स्पीशीज मिलेंगी जो कि जेनेटिकली डाइवर्स है, जेनेटिकली एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। तो राउवुल्फिया की अगर आपको 3500 मीटर की एलिवेशन पर कोई स्पीशीज मिलती है, तो उससे मिलने वाले जो रिजरपाइन है, जो उसका एक तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट सब्सटेंस है, उससे आप तरह तरह के जो केमिकल सब्सटेंस तरह तरह के में यूज कर सकते हैं, उसका मेडिसिनल वैल्यू है। तो आपको 3500 मीटर की हाइट पे मिलने वाला राउवुल्फिया वोमिटोरिया से मिलने वाला रिजरपाइन का अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, उसकी पोटेंसी डिफरेंट होगी। अगर वही 4000 मीटर पर राउवुल्फिया वोमिटोरिया की कोई दूसरी जेनेटिक डाइवर्स वेराइटी है, उसमें जो मिलने वाला आपका रिजरपाइन है, उसके केमिकल पोटेंसी में डिफरेंस होगा। अगर 4500 मीटर पे जाएंगे तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की पोटेंसी में डिफरेंस होगा। तो कहने का मतलब ये जेनेटिक बेस्ड डाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी है, यानी जीनस और स्पीशीज तो वही है, लेकिन उसकी जो जेनेटिक है, यानी कि अलग अलग जो वेराइटी है, उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। तो बच्चा कहता है सर इसका कोई और एग्जाम्पल हो सकता है? मैंने कहा हाँ, इसमें राइस भी एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में लास्ट पेज पे एक डेटा दिया है कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही राइस की, चावल की 2 लाख से ज्यादा, मोर देन 2 लाख वेराइटी पाई जाती हैं, जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन मेथड से बना चुके हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ डेटा दिया है कि राइस की इंडिया में 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स वेराइटी है, यानी वो जेनेटिकली भिन्न है। यानी अगर आप राइस का साइंटिफिक नेम पढ़े, नाम है ओराइजा सटाइवा, लेकिन उसकी जेनेटिकली डाइवर्स वैरायटी कितनी है? उन मोर देन 2 लाख में 50,000 स्पीशीज, 50,000 जेनेटिकली, आपकी जेनेटिकली डाइवर्स स्पीशीज। क्लियर है? इसी प्रकार से मैंगो का भी एग्जांपल दिया, मैंजीपेरा इंडिका की तमाम वैरायटी है, और इंडिया में 1000 के आसपास मैंगो की वैरायटी मिलती है, या मोर देन 1000 भी हो सकता है, जिसमें आप सब जानते हैं कि दशहरी, लंगड़ा और ये सब इसकी तरह तरह की वैरायटी है। इसमें मैं एक और एग्जाम्पल याद करूंगा, नाम है इस्चेरिशिया कोलाई, यानी ई कोलाई, जो बैक्टीरिया है। तो जनरली मैं क्लास में बोलता हूँ कि मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया के एक स्ट्रेन पे काम किया, यानी कि उसकी एक सब स्पीशीज या वेराइटी पे काम किया, जिसका नाम था ई कोलाई 25952। तो ये 25952 उसका एक पैथोजेनिक स्ट्रेन है, तो उस पे वर्क कर रखा है। तो कहने का मतलब उसके 5000, 4000, 4500 से ज्यादा स्ट्रेन पाए जाते हैं। ऐसे तमाम बैक्टीरिया होते हैं, आपके तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके स्ट्रेन होते हैं, तो वो जेनेटिकली, यानी कि जेनेटिक रूप से भिन्न है या अलग है। तो इस किस्म की बायोडाइवर्सिटी, यानी वैरायटी में भिन्नता और डिफरेंस को हम क्या बुलाते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर ये बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल पे है, तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है वेस्टर्न ब्लॉट, सॉरी, आपका वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर मिलने वाली एम्फीबियन की जो स्पीशीज है वो अलग अलग हैं, या वेस्टर्न घाट पे ज्यादा आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। और आप सबको पता है, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिखा है कि आपके इंडिया में जो हॉटस्पॉट रीजन है, जैसे वर्ल्ड वाइड एनसीईआरटी ने 34 हॉटस्पॉट रीजन बताए हैं। शुरुआत में जब इनको मेंशन किया था, नाम था साइंटिस्ट का, मैंने यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा, उनका नाम था नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर ने हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट दिया था। शुरुआत में 25 हॉटस्पॉट पॉइंट किए गए थे वर्ल्ड वाइड, लेकिन बाद में एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से 34 हो गए। उन 34 में से जो भारत में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है, वो है हिमालयन रीजन, आपका इंडो बर्मन रीजन और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। इन तीनों में से भी अगर किसी को बताना हो कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट रीजन इंडिया में कौन सा है, तो वेस्टर्न घाट आप बताएंगे। तो वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियन की स्पीशीज की वैरायटी है वो मोर देन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में भी है स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऐसा नहीं है पूरे इंडिया में ही डाइवर्सिटी अच्छी है, लेकिन इंडिया में कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर हॉटस्पॉट रीजन है, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है स्पीशीज की, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। इसी टाइप से अगर हम कहें इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग इकोसिस्टम पे जो वहां रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
इनकी वैरायटी, इनके टाइप्स अलग-अलग हैं। हर इकोसिस्टम एक जैसा नहीं है। आप डेज़र्ट में जाएँगे तो वहाँ डिफरेंट मिलेगा। तो इसमें देखिए कुछ नाम मैंने लिखे हैं। डेज़र्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुराइन या एस्चुरीज़, अल्पाइन मीडो, यानी यहाँ पर अलग-अलग इकोसिस्टम, अलग-अलग बायोम में डिफरेंट-डिफरेंट टाइप की वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं और वहाँ पे इसको कंपेयर किया जा रहा है इन रीजन को किससे? स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो मैंने देखिए मेंशन कर रखा है स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं और ये आर्कटिक पोल के आसपास है, नॉर्थ पोल के आसपास है और पहले ही मैंने आपको मेंशन कर रखा है, जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएँगे, आपको बायोडायवर्सिटी डिक्रीज़ होगी। और यहाँ के आसपास मान लीजिए आप अफ्रीकन ग्रासलैंड में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी अच्छी होगी एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। आप क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स में है, आप कोरल रीफ में है, मैनग्रोव्स में है, रेन फॉरेस्ट में है, तो अलग-अलग इकोसिस्टम में अलग-अलग किस्म की बायोडायवर्सिटी होगी, लेकिन इन सभी जगह की बायोडायवर्सिटी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे की बायोडायवर्सिटी से ज़्यादा होगी, ये कहना चाह रहा है। तो ये किस टाइप की बायोडायवर्सिटी में कंसीडर किया गया? इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। तो एनसीईआरटी ने इन 3 किस्म के बायोडायवर्सिटी को मेंशन करते हुए इसके नीचे एक पैराग्राफ